नमस्कार साथियों। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो डीवी की डेट है वो आपकी आ चुकी है, जिसका एक न्यूज़पेपर में भी जिसकी एक खबर दी गई है। उसके अंदर अंग्रेजी, गणित और बाकी जिनके उस वो भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, जिनका शुरू में हिंदी भी है, जिनका शुरू में रिजल्ट आ चुका है। 6 सब्जेक्ट का संस्कृत भी है, उनका रिजल्ट आ चुका है पहले। उनका यहाँ पर डीवी 4 तारीख से शुरू होगा, 4 दिसंबर 2025 से। अब इस डीवी में आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए उनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे। वीडियो को कंप्लीटली हर एक लाइन को सुनना, देखना, समझना पूरी महत्वपूर्ण है सभी। और डीवी में लिए ये सोचे कि आपके लिए एक ही ये वीडियो रहेगी। उसके बाद जैसे ही डीवी की और गाइडलाइन आएगी 1 या 2 तारीख को दिसंबर में, उस समय आपको और एक बार और एक वीडियो के माध्यम से लाइव के द्वारा या फिर रिकॉर्डेड, उसमें आपको क्लियरली ये बता दिया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं। बाकी ज़्यादातर डॉक्यूमेंट आज जो बताऊंगा वही रहेंगे सेम, लेकिन कुछ एक दो में संशोधन कर सकती है आरपीएस, क्योंकि बीकानेर निदेशालय पहले डीवी करते थे आरपीएससी, उससे पहले डीवी बीकानेर ही किया करती थी। यानी 2016 वाली भर्ती, ठीक है, 15-16 वाली जो कि बहुत बड़ी भर्ती थी फर्स्ट ग्रेड की, उसमें भी डीवी बीकानेर ने किया था। उससे पहले जितनी भर्ती थी उस ज़्यादातर में बीकानेर निदेशालय ने डीवी किया हुआ है। और बीकानेर निदेशालय का डीवी एकदम सामान्य होता है। आरपीएससी में तो फिर भी अच्छे तरीके से डीवी होता है फिर भी, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हमें ये देखना है कि चाहे आरपीएससी में डीवी हो, चाहे हमारा वो बीकानेर निदेशालय डीवी हो, हमें बहुत ही बारीकी से और हर अपने डॉक्यूमेंट को अपन को सही रखना है, ताकि डीवी एकदम अच्छे से हमारा हो पाए। अब मैं आपको खुद के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं एक वरिष्ठ अध्यापक 2018 में सेलेक्टेड, और जब से मैं यहाँ पर वरिष्ठ स्कूल में कार्यरत हूँ। और उसके साथ साथ में जब मैंने 2022 या 22 वाली जो भर्ती थी सेकंड ग्रेड की, उसके द्वारा उसमें जितने भी डीवी हुए थे सेकंड ग्रेड के, उन सभी के बारे में मैंने डिटेल से यहाँ पर बताया हुआ है लाइव क्लास के माध्यम से, जिन्हें आप लाइव सेक्शन में देख करके देख सकते हैं। आज तक उनकी ज्वाइनिंग हो गई, उनका स्थायीकरण तक हो जाएगा। आज तक उनको न डीवी में समस्या आई, न ज्वाइनिंग में और न स्थायीकरण में। तो मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको भी न ज्वाइनिंग में दिक्कत आएगी, न डीवी में आएगी, ठीक है। और न आपको आगे प्रोफेशन काल में या फिर आगे प्रोफेशन के काल के बाद भी कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड आपको जो भी सूचना मिलेगी वो आपको यहाँ पर निरंतर मैं देता रहूँगा। ज्वाइनिंग के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, ये नहीं कि ज्वाइनिंग कर ली हो गया काम फ्री, ठीक है। सैलरी भी लेनी होती है, कटौतियाँ भी होती हैं, कुछ फॉर्म्स होते हैं एपीआर, आईपीआर, आईटीआर, जिनके बारे में आपको बाद में सब डिटेल से पता चलेगा। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको निरंतर समय समय पर उपलब्ध करवाता रहूँगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की जॉब करने में और जॉब से पहले डीवी में ज्वाइनिंग में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। तो अब यहाँ से हम देखते चलेंगे स्टार्टिंग से हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में। पहला जो आपका डॉक्यूमेंट रहेगा वो रहेगा आपका स्क्रूटनी फॉर्म। स्क्रूटनी फॉर्म है, इसकी आपको 3 कॉपी करनी है, ठीक है। स्क्रूटनी फॉर्म है, इसकी आपको 3 कॉपी। अब 3 कॉपी का करेंगे क्या वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहली 2 कॉपियां हैं, ये दोनों की दोनों कौन जमा करेगा? बीकानेर निदेशालय। एक कॉपी आपके पास में रहना जरूरी है कि हमें किसी कारणवश से यदि बीकानेर निदेशालय में हमारा कोई दिक्कत आती है, ठीक है, डीवी के बाद, तो हमारे पास खुद का एक प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। अगर जब हमारे पास खुद का प्रूफ ही नहीं है तो फिर ये भी हमारे लिए गलत होगा। इसलिए मैं इसके लिए कितने आपको बनवाने हैं, वो आपको 3 कॉपीज करनी है इसकी, ठीक है। स्क्रूटनी फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं, और डॉक्यूमेंटों की नहीं कर रहा, ठीक है। सिर्फ स्क्रूटनी फॉर्म की आप 3 कॉपी कर लें। इसके अलावा हाँ, इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे जो आपका लास्ट का पुलिस वेरिफिकेशन का जो फॉर्म है, जिसे हम अटेस्टेड फॉर्म कहते हैं, ठीक है, जो फॉर्म है उसके अंदर आपको पता होगा फोटो दे रखी है,
और फोटो पे आपको साइन करने हैं। ध्यान रखना उसमें प्रिंसिपल के साइन मत करवाना। उसके अंदर जो फोटो दे रखी है, ठीक है, ये जो फोटो है, पहली बात स्वयं की फोटो होगी वो, और उस पर साइन करने हैं आपको, ठीक है। उस पर आपको क्या करना है, साइन, क्रॉस में, यहां पर मैं क्रॉस शब्द लिख रहा हूं, क्रॉस साइन। क्रॉस साइन का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आधा फोटो पर आधा फोटो के बाहर, ठीक है, इसको क्रॉस साइन बोलते हैं। प्रिंसिपल के साइन नहीं कराने, खुद के होते हैं, क्योंकि जो आपका स्क्रूटी फॉर्म जब आप डाउनलोड करते हो उसमें लगभग 58 पेज की एक पीडीएफ आती है। उस पीडीएफ में आपको ये चीजें क्लियर उसमें लिखा हुआ है कि इसमें कैंडिडेट सेल्फ अटेस्टेड करें, ठीक है, तो ये आपको करना है। हो गया ये तो पहला। दूसरा जो आपका है वो है आपका काउंसलिंग फॉर्म। काउंसलिंग फॉर्म है जो जरूरी नहीं है कि डीवी से पहले आपको मिले, डीवी के बाद भी जैसे काउंसलिंग होती है, डीवी के बाद फाइनल रिजल्ट आता है उस समय फिर मिलता है ये, ठीक है। लेकिन पहली बार बीकानेर करवा रहा है तो आपको डीवी के रोल नंबर के हिसाब से कुछ न कुछ वो आपको जरूर देता है, ठीक है। अगर नहीं देता है तो इसको आपको, ये काउंसलिंग फॉर्म है, ये आपको डीवी के बाद जब आपकी काउंसलिंग होती है उस समय चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं अगर डलता है तो आपको मैं यहां पर बता रहा हूं, अगर ये डलता है तो ठीक है, अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता होगी नहीं, ठीक है। नंबर 3, यहां पर आपको 50 रुपए का एक पोस्टल ऑर्डर खरीदना है, ठीक है। 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर किसके नाम से खरीदोगे, आरपीएससी सचिव के नाम से, ठीक है। खरीदना आपको डाकघर से, डाकघर में जाना, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सचिव के नाम से आपको एक पोस्टल ऑर्डर दे देगा। एक छोटा सा फॉर्म सा होता है, आपको उसकी किस तरह से वो दिखता है वो आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है, कि ऐसा आपका ये फॉर्म होता है। इसके अंदर लिखना क्या होता है, आरपीएससी सचिव अजमेर, जिसको आप अभी की बजाय एक बार 2 से 3 तारीख को आप एक बार वेट कर लें, उसमें वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि उसमें आपको एंट्रीज क्या करनी है, ठीक है। आगे तीसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर चौथे नंबर पर, तो अब हमारी है 10वीं और 12वीं। इसकी अपन को जितनी भी आपकी मार्कशीट हो वो, ठीक है, मार्कशीट के साथ साथ में सर्टिफिकेट भी आते हैं, मार्कशीट के साथ साथ में सर्टिफिकेट भी आते हैं। और कुछ साथी ऐसे भी हो सकते हैं जो 2012 के बाद जिन्होंने की है अपनी शैक्षिक योग्यता, उसके अंदर ये सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक में ही शामिल है, तो उनको एक लगाना है, और जिनका अलग अलग है उनको अलग अलग लगाना है। कक्षा 12 में भी एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है, आपको मिला होगा, वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट यदि आपके पास में है तो आपको वो लगाना होगा। 5वें नंबर पर अगर हम बात करें तो आपने जो भी आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीए, बीएससी और बीकॉम, ठीक है, जो भी आपने ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, बीबीए भी हो सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ी भर्ती है, तो बीबीए, बीसीए, ठीक है, इन सभी की आपको क्या चाहिए, फर्स्ट ईयर की अलग, सेकंड ईयर की अलग, थर्ड ईयर की अलग, तीनों मार्कशीट अलग अलग चाहिए, साथ में इनकी डिग्री चाहिए, साथ में इनकी डिग्री चाहिए। और यदि आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको आपके कॉलेज से प्रोविजनल डिग्री लेकर आनी होगी। अगर डिग्री नहीं है तो आपको लेके आनी होगी प्रोविजनल डिग्री, ठीक है, तो आपको लेकर आनी होगी प्रोविजनल डिग्री, ये ध्यान रखिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल लानी ही पड़ेगी, ये ध्यान रखें आप, इस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहां पर, बिना प्रोविजनल डिग्री के डीवी नहीं होगा, ये बात सत्य है। इसके बाद आगे अगर हम बात करें 6ठे नंबर पर, तो अब है बीएड, और बीएड अगर आपने की है तो इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए, और मार्कशीट के साथ साथ में आपके पास क्या है, अगर यहां पर भी डिग्री चाहिए, और अगर डिग्री नहीं है आपके पास में तो आपको चाहिए प्रोविजनल डिग्री। अगर आपके पास में मार्कशीट डिग्री नहीं है तो आपको प्रोविजनल डिग्री चाहिए, ठीक है। हाँ, एक चीज और है कि प्रोविजनल डिग्री 6 माह से पुरानी नहीं हो,
6 माह से पुरानी ना हो। ठीक है, ये भी लिखा हुआ है। आप जब अटेंशन फॉर्म वाली जो PDF है 58 पेज की, उसके अंदर देखोगे तो आपको ये बात क्लियर लिखी हुई है। ठीक है, कि 6 महीने से पुरानी वो आपकी नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं आपको बता दूं, DV में चाहे RPSC हो चाहे बीकानेर हो, 6 महीने से पुरानी भी वो मान लेते हैं। इतनी नहीं हो पुरानी कि 2 साल 3 साल हो जाए, साल भर तक की कोई इश्यू ज़्यादा नहीं रहेगा। आगे है यहाँ पर, अगर आपने ये डिग्री आउट ऑफ राजस्थान से प्राप्त की है, अगर आपने B.Ed आउट ऑफ राजस्थान से की है तो आपको NCTE का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, NCVT का क्या चाहिए, सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर आपने कोई भी डिग्री, चाहे वो 10वीं की हो, 12वीं की हो, BA BSc कोई भी यदि आपने की है तो उसके लिए आपको सफलता प्रमाण पत्र, एफिलिएशन लेटर जरूरी होता है। लेकिन आप औरों का तो फिर भी इग्नोर कर सकते हो, लेकिन B.Ed का मत करना, ये मस्ट है। मैं यहाँ पर इसको मस्ट लगा रहा हूँ। बाकी और की जैसे 10वीं आपने बाहर से की है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 12वीं का दिक्कत नहीं है, ग्रेजुएशन की समस्या नहीं है। मेन जो समस्या है वो है प्रशिक्षणिक योग्यता वाली डिग्री की, वो होती है B.Ed की। अगर ये आपने आउट ऑफ राजस्थान से की है तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो आपको NCET का सफलता प्रमाण पत्र आपकी कॉलेज से आपको लेकर आना होगा। ठीक है, क्योंकि RPSC हो या बीकानेर हो, DV करते समय आपके सामने 4 लोग बैठेंगे और 4 लोग आपका DV किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूं। सबसे पहले आपका वो स्क्रूटनी फॉर्म देखते हैं। स्क्रूटनी फॉर्म का पहला पेज, ठीक है, पहले पेज को वो इस तरह से देखा जाता है उनको, पहले पेज को, ताकि हर चीज उसके अंदर पहले पेज से मिलान होती है। जैसे आपका नाम, पापा का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ठीक है, आपका रोल नंबर, आपके मेल फीमेल वाला भी चेक होता है, वर्तनी अशुद्धि भी होती है, हिंदी अंग्रेजी दोनों चीज़ें उसके अंदर देखी जाती है। मार्कशीट में भी सेम मिलाया जाता है, 10वीं में, 12वीं में, BA में सारी मार्कशीटों में देखा जाता है, या BSc हो, ग्रेजुएशन की सभी मार्कशीटों में। ये नहीं कि फाइनल में सही है, फर्स्ट ईयर में गलत है, सेकेंड ईयर में गलत है तो चल जाएगा, नहीं चलता ऐसा। ठीक है, ये DV है, बहुत स्ट्रिक्टली तरीके से होता है। और जिनका एकदम 1-2 मिनट में भी DV हो जाए तो उसको बहुत ईजी भी लगता है। ठीक है, तो वो चीज़ें आप थोड़ा सा देखेंगे। अब वहाँ पर जो 4 लोग बैठते हैं उनके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे कौन सा डॉक्यूमेंट कब मांगे। और हमारी स्थिति ऐसी होती है क्योंकि हमारा DV पहली बार होता है, और पहली बार जब भी किसी का भी DV होता है, चाहे वो मेरा हुआ हो चाहे आपका या किसी का भी, तो उसको थोड़ी सी घबराहट जरूर होती है। और थोड़ी बहुत भी अगर उन्होंने कुछ से कहा तो आपको ऐसा लगता है पता नहीं क्या होगा। कुछ भी डॉक्यूमेंटों में थोड़ा सा भी इशू होता है तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा, 1-2 में मैं ये कह सकता हूँ 200-300 रुपये आपके जरूर एक्स्ट्रा खर्च हो जाते हैं एफिडेविट वगैरह में। लेकिन ये सोच के चलें कि अगर आपका DV एक बार में सफल हो गया तो आपकी खुशी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हमें जब DV में ही वहाँ से कह दिया जाता है कि 7 दिन बाद आप इस डॉक्यूमेंट को जमा कराएं, तब हमारे लिए धड़कनें हमारी बढ़ जाती है और बहुत सारी समस्याएं हमारे लिए अपने आप ही क्रिएट होने लग जाती है। तो ऐसे साथियों के लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप बिल्कुल भी नहीं घबराना वहाँ पर। अगर आपको कोई भी समस्या है तो टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे पर्सनल नंबर मिलते हैं, ठीक है, उन पे आप मुझे सीधे DV के समय भी कॉल कर सकते हो। फ़ोन आपका हमेशा अलाउ रहेगा, DV में भी अलाउ रहेगा, काउंसलिंग में भी अलाउ रहेगा और ज्वाइनिंग के समय भी अलाउ रहेगा। फ़ोन आपका कभी बंद नहीं होगा। आपके जो भी कोई रिलेटिव है उनको आप साथ लेकर के जाए, ठीक है, ताकि कोई भी अगर काम पड़ता है तो आप कॉल करके बाहर आ सकते हो, उनको अंदर बुला सकते हो, ऐसी सारी परमिशंस होती है। ठीक है, DV में तो आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचे कि यार DV में क्या पता हमें ही सिर्फ एंट्री होती है। एंट्री जरूर आपको होती है लेकिन कॉल आपके लिए अलाउ होता है। आप कोई को भी अंदर बुला सकते हो किसी भी कारण से। फोटोकॉपी अगर आपकी कोई कम पड़ गई, गलती से कोई चीज़ भूल गई आप, उसको आप बनवा सकते हो। एफिडेविट वाले भी वहाँ पर बैठे होते हैं, अगर कोई आपको अर्जेंट एफिडेविट बनाना है तो भी आप वहाँ पर बना सकते हैं।
और कोई डॉक्यूमेंट अगर आप गलती से ध्यान नहीं से नहीं रहा या फिर जैसे भी आपको, तो भी आप घबराए नहीं। 7 दिन का आपको समय दिया जाता है एक एफिडेविट के आधार पर, ठीक है। एक एफिडेविट बनवाना होता है, उसके अंदर आपको ये लिखवाना होता है कि मुझे इस डॉक्यूमेंट को जमा कराने में मुझे 7 से 14 दिन का समय दिया जाए, ठीक है। तो वो देते हैं, बाकायदा देते हैं डीवी में, और डीवी में एक बार क्या, दो बार, तीन बार समय दिया जाता है। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ से निश्चिंत रहें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और बिल्कुल एकदम क्लियरली होगा। जो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, इससे आपको एक कम ही मांगेंगे, वहाँ पर ज़्यादा कभी नहीं मांग सकते। इतना ज़रूर मुझे अनुभव हो गया है अभी काफ़ी दिन से, ये चीज़ मैं क्लियर कह सकता हूँ। छठे बीएड की हो गई। बीएड के बाद यहाँ पर 7वें की बात करते हैं यहाँ पर आप, तो वही एमए का, एमएससी का, ठीक है, वही एमकॉम का, ये सोच सकते हैं पीजी डिग्री का, ठीक है, एमसीए जो भी। अब इसमें भी वही मार्कशीट चाहिए आपको, ठीक है, और साथ में आपके क्या चाहिए, डिग्री चाहिए, और यदि आपके पास डिग्री नहीं है तो वही प्रोविजनल डिग्री चाहिए, वही प्रोविजनल डिग्री आपको जरूरी है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट थे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, 8वें नंबर पर और देखते चले। हर चीज के बारे में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ क्लियरली, फिर भी यदि किसी को आपको डाउट लगे तो वो मुझे कमेंट्स कर देना यहाँ पर, मैं जवाब जैसे ही, आपको पता है स्कूल में टाइम, अभी एग्जाम चल रही है, तो जैसे मैं फ्री होता हूँ भाई, स्कूल टाइम में मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ, आपको भी जानते हो उस समय कि स्कूल टाइम में मैं गवर्नमेंट हूँ, आप भी गवर्नमेंट बनने वाले हो, स्कूल टाइम में रिप्लाई की उम्मीद कम किया करें, ठीक है। बाकी सुबह शाम आपको रिप्लाई पूरा मिलेगा। एमए, एमएससी, एमकॉम, मार्कशीट, डिग्री, प्रोविजनल डिग्री, इसके अलावा अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र, अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र। अब ये ज्यादातर साथी बीएड वाले लेकर के आ जाना, ठीक है, मैंने यहाँ पर सीधा बीएड लिख दिया, तो आप इस चीज के कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना, बीएड वाले आप लेकर के आ जाना। भाई एमए या एमकॉम, एमएससी काफ़ी साथियों की नॉन कॉलेज होती है या कोटा ओपन से होती है, ठीक है। अगर आपकी प्राइवेट है तो आप बीएड का लेकर के आएंगे, और प्राइवेट नहीं है, अगर रेगुलर है तो आपको वहाँ का लेकर के आना ही पड़ेगा, ये मस्ट है, ध्यान रखना। आपको हर डीवी में, चाहे वो आरएसएसबी का डीवी हो, चाहे वो आरपीएससी डीवी कराती हो, चाहे बीकानेर डीवी कराए, ये आपको लिए मस्ट होता है कि अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र, ये वहां का होता है जहां से आपने रेगुलर डिग्री प्राप्त की हो, ठीक है, जहां से आपने रेगुलर पढ़ाई की हो, वो वाली डिग्री आपको यहां पर चाहिए होती है। आगे अगर हम बात करें 9वें नंबर पर, तो 2 अतिरिक्त चरित्र प्रमाण पत्र, 2 और चरित्र प्रमाण पत्र, इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी 2 और चरित्र प्रमाण पत्रों की, जो कि आपने देखे होंगे मार्केट में 1-1, 2-2 रुपए वाले जो छोटे वाले फॉर्मेट होते हैं, उनको ही करना है। 2 लेक्चररों के उस पर साइन करने हैं, गजेटेड ऑफिसर के, दोनों अलग अलग होने चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, दोनों अलग अलग होने चाहिए। और पूरे जो यहाँ तक 9वें नंबर तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये मैं मिटाऊंगा और आगे के डॉक्यूमेंट और बाकी है, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लें। अब इसके बाद आगे देखें, अब आगे के डॉक्यूमेंट और देखते चले आप। 10वें नंबर पर अब आपको चाहिए जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। अब जाति के लिए मैं यहां पर बता रहा हूं, ईडब्ल्यूएस वाले हो, चाहे वो ओबीसी वाले हो, चाहे वो एमबीसी वाले हो, इन सभी के लिए आपको 1 साल से पुराना नहीं चाहिए, 1 साल वाला चाहिए, ध्यान रखना। इस चीज को थोड़ा ध्यान से देख लें, चाहे वो आप एमबीसी कैटेगरी में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, ओबीसी में हो, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र, वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। अगर आपका 1 साल का से ज़्यादा हो गया है तो आप एफिडेविट लगाएं, ठीक है। अगर 1 साल से पुराना है, ठीक है, पूरी चीज़ें लिख रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। 1 साल से पुराना, 1 साल से पुराना या
लास्ट डेट के बाद वाला, लास्ट डेट के बाद वाला हो, ठीक है, तो शपथ पत्र लगाए, शपथ पत्र लगाए। क्लियर यहां तक कि अगर आपका 1 साल से पुराना होता है तो आपको एफिडेविट लगाना है, और अगर लास्ट डेट के बाद का है आपका तो भी आपको एफिडेविट लगाना है। क्लियर यहां तक। आगे देखें, SC ST के लिए इनका कितना भी पुराना हो वैलिड है, कितना भी पुराना हो वैलिड। बस ध्यान रखना डिजिटल हो, क्या होना चाहिए, डिजिटल। वैसे पुराने वाले डिजिटल नहीं होते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि डिजिटल आपका होना जरूरी होता है। क्लियर यहां तक। मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई आपको कोई दिक्कत आ रही होगी। हर चीज डॉक्यूमेंट को आप शुरू से वीडियो को देख रहे हो, हर चीज के बारे में यहाँ पर क्लियर बताऊंगा। फिर भी यदि आपकी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज कि आप चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, ठीक है, चाहे आप विवाहित हो चाहे आप अविवाहित हो, आपको जाति प्रमाण पत्र स्वयं के साथ पिता का नाम चाहिए, स्वयं के साथ पिता का नाम, पिता का नाम जरूरी, ठीक है। जरूरी लिखा है तो आप समझ लेना, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र EWS OBC MBC का 1 साल वाला, अगर 1 साल से पुराना है या लास्ट डेट के बाद है तो आप शपथ पत्र लगाएंगे। SC ST का कितना भी पुराना वैलिड है, लेकिन कोशिश करें आप डिजिटल हो। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, ज्यादातर विवाहित महिलाओं की समस्या रहती है कि वो अपने पति के नाम का बना लेते हैं, ठीक है, तो ये गलत है। विवाहित महिलाओं का भी पिता के नाम का ही चाहिए, ध्यान रखना, जाति प्रमाण पत्र। अब इसमें चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, SC ST OBC MBC किसी भी कैटेगरी का हो, उसको पिता के नाम का ही चाहिए। अब कुछ साथियों को थोड़ा सा डाउट है कि EWS वालों में पिताकार पति का दोनों का वैलिड किया है, लेकिन ये किया है आने वाली भर्ती में। अब जो फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की जो आपकी भर्ती है वर्तमान वाली, जिनके एग्जाम जून जुलाई में है, उनके लिए पिता के साथ साथ में पति का भी उन्होंने वैलिड किया है। लेकिन आप वाली जो भर्ती है उसके अंदर किसके नाम का किया है, पिता के नाम का किया है, ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखें। 11 नंबर पर अगर आप बात देखें मूल निवास, ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र की अगर हम बात करें तो ये चाहिए आपको, किसका मूल निवास है, ये चाहिए आपको जो आपने फॉर्म में, जो फॉर्म वाला एड्रेस है, फॉर्म वाला एड्रेस है, ठीक है, फॉर्म वाला यदि आपके पास जो आपने एड्रेस भरा था उसी का चाहिए आपको, उसी का चाहिए, ये ध्यान रखें। जहां से भी आपने फॉर्म भरा है, जिस भी एड्रेस पे, उसी एड्रेस का आपको मूल निवास प्रमाण पत्र जरूरी होता है। ये बात आप बिल्कुल मान के चलिए, ठीक है। किसी का अलग है तो कोशिश करें उसी एड्रेस का बनवा लें, ठीक है। और फिर भी यदि आप नहीं बना पाते हो तो एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, ठीक है भाई। किसी का ऐसा भी स्थिति होती है कि नहीं बना पाना पॉसिबल नहीं है, तो आपको फिर उसके लिए आपको एक एपोलॉजी पॉइंट, मतलब मैंने भूलवश एड्रेस मैं परमानेंट की बजाय मैंने अस्थायी जो एड्रेस था वो भर दिया था, और इस वजह से आपको भाई मुझे इसके डीवी के लिए पात्र माना जाए, उस प्रकार का एक एफिडेविट बनाना होगा, जिसकी भाषा भी आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे जितनी जितनी चीज़ों के लिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आपको कि इस चीज़ का एफिडेविट में आपको मिल जाएगा, वो सारे आपको मैं 1-2 दिन में उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है भाई। टाइपिंग करने में सारी चीज़ें में समय लगता है। आगे यहाँ पर देखें, हाँ, मूल निवास दोनों के नाम का वैलिड है, पति के नाम का भी चलेगा और पिता के नाम का भी चलेगा, वही चीजें हो गई। अब आप ये कंफ्यूजन मत होना कि पति का मतलब पति का पर्सनल होना चाहिए, नहीं, उसके साथ आपका नाम होना जरूरी है भाई। डीवी आपका हो रहा है, पति का थोड़ी हो रहा है, ठीक है।
तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ, एक आय में ये इशू होता है जरूर, आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जिनकी आय या घर की आय भी कह सकते हो मैं सीधा, इनकम 2.5 लाख से कम है, ठीक है, से कम है, उसको ये चाहिए। अब इसके बारे में स्पष्टीकरण मैं आपको बता दूं, 1 या 2 तारीख को जब आपका डीवी का शेड्यूल डलेगा, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अलग से गाइडलाइन आएगी। अगर उसके अंदर आय प्रमाण पत्र का जिक्र होता है तो आपको ये बनवाना है, अन्यथा नहीं बनवाना है। क्लियर? तो ये चीजें आप ध्यान रखें, पहले नहीं बनवाए इसको, उस गाइडलाइन का वेट करेंगे। 13वें नंबर पर अगर हम बात करें अगली, तो अब यहां पर यदि आपकी कोई मिस्टेक होती है, ठीक है, मिस्टेक, अब मिस्टेक कौन सी हो सकती है? स्पेलिंग हो सकती है, हिंदी में वर्तनी वाली हो सकती है, वर्तनी अशुद्धि, वर्तनी अशुद्धि। भाई कुछ साथी ऐसे हैं जिनका नाम तो है सूरज, ठीक है, लेकिन हिंदी में नाम जो आपकी डिग्री में है उसमें लिखा हुआ है ये, मतलब ये। अब आप समझ सकते हो सूरज कौन सा सही है, ये वर्तनी अशुद्धि मानी जाएगी मात्राओं की, ठीक है, भाई ये सही है ये गलत है, तो वो चीजें देखनी है कि भाई ये गलत है ये सही है, तो ये होगी वर्तनी अशुद्धि। इसके लिए भी आपको शपथ पत्र देना होगा। अगर आपकी डिग्री में 10वीं की, 12वीं की, बीए की किसी भी मार्कशीट में, ठीक है, सारे शैक्षणिक और प्रशिक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों में अगर आपको यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक में और हिंदी वर्तनी अशुद्धि आती है तो उसके लिए आपको अलग से एफिडेविट बनाना पड़ेगा, शपथ पत्र, ठीक है, तो ये आपको करना है। उसके बाद अब आगे आप देखते चले, ये हो गया 13वें नंबर पर, आगे और भी आप देखिए। अब यहां पर आपको अगले जो डॉक्यूमेंट है वो है 5 शपथ पत्र। स्क्रीनशॉट आप बीच बीच में लेते जरूर रहना, 13 यहां पर हो गए थे, शायद 14, क्रम आप देखना। 5 शपथ पत्र, 5 शपथ पत्र कौन कौन से देखते चले। नंबर 1, आपराधिक प्रकरण, आपराधिक प्रकरण वाला। नंबर 2, संतान घोषणा प्रमाण पत्र, संतान घोषणा पत्र। नंबर 3, संविधान, धूम्रपान, ठीक है, मद्यपान शपथ पत्र। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो ये है विवाहित या अविवाहित होने का प्रमाण पत्र, विवाहित एवं अविवाहित होने का प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र का मतलब शपथ पत्र ही होते हैं। 5वें नंबर पर अगर हम बात करें तो है शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र। ये सब शपथ पत्र है, मैंने यहां पर प्रमाण पत्र भी लिखे हैं तो आप इसको ये मान के चलेंगे शपथ पत्र। अब ध्यान रखना विवाहित को कौन से बनाने हैं, अविवाहित को कौन सा बनाना है। संतान विवाहित को, ठीक है, और बाकी तो सारे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो सबको चाहिए। विवाहित को एक और चाहिए आपका विवाह पंजीयन, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र। ये भी किसको चाहिए, विवाहित को चाहिए, भाई अविवाहित का तो कैसे होगा, ठीक है। ये आपको शपथ पत्र चाहिए। सारे शपथ पत्र 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर चाहिए, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनवाने हैं। सारी चीजें मैंने यहां पर लिखी है, जितनी मैं बोल रहा हूं उतना लिख भी रहा हूं साथ में,
ताकि आपको ये दिक्कत ना आए। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेना, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर किसी साथी के कोई केस लग रहा है तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, क्योंकि डीवी उसका भी होगा क्लियर, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग लेट होगी बस, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि किसी के केस लग जाए तो उसकी ज्वाइनिंग में रुकावट आती है। ऐसे आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जिनके पास केस था उनकी सबकी ज्वाइनिंग हुई है। बात फर्क ये पड़ती है कि आपके जो केस है उसका निस्तारण होना बहुत ज़रूरी है, उसका आपको पास में नोटिस होना ज़रूरी है, जब तक आपके लिए उसको रोकते हैं। और 1 साल तक के लिए आपको इसमें रोका जाता है, ठीक है। मतलब 1 साल तक आपके जो भी आपके कोई भी आपराधिक प्रकरण लगा हुआ है उसका निस्तारण होना जरूरी है। तो 1 साल तक आपके लिए पोस्ट भी रिक्त रखी जा सकती है कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट के माध्यम से। और ये आपको ज़रूरी होता है, इसलिए इसके लिए मुझे जो साथी ऐसे हैं उनको, देखो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता, तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा 5 शपथ पत्र हो गए, ये हो गए। अब इसके बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर 1-2 और हैं जिनको भी बता देता हूँ साथ में। 15 नंबर पर अगर हम बात करें तो एक होता है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट, अब गैप सर्टिफिकेट है ना, मतलब ही आप समझ रहे हो गैप का। भाई व्याख्याता महोदय हैं तो निश्चित रूप से आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। आपने 12वीं के बाद भी अगर आपने 1 साल का गैप लिया है तो भी आप एफिडेविट बनवाओगे, और यदि आपने 2 साल का लिया है, 3 साल का लिया है, तो भी आप एफिडेविट बनवाओगे, ठीक है। यानी गैप सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, ठीक है। आपने 1 साल का गैप हो, आपका 2 साल का हो, ये ध्यान रखें, 1 साल 2 वर्ष, 1 साल 2 वर्ष 3 वर्ष, ठीक है, वही बात है साल या वर्ष। इनका अगर आपने गैप लिया है तो आपको बनवाना होगा। 6 महीने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, 6 मंथ वाले में कोई इशू नहीं है किसी प्रकार का। और इसके साथ साथ में यदि आपने जैसे नेट क्वालिफाई आप अब हुए हो, जब आपने फॉर्म भरा था उस समय आप नेट क्वालिफाई नहीं थे, तो भी आप, यदि आपके पास में नेट क्वालिफाई है तो आप उसके लिए अब डीवी में उसको पेश कर सकते हो, ठीक है। इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। एक समस्या और रहती है काफ़ी साथियों की, एक बार मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ये आप इसके शॉट ले लेना। आपको क्या करना है, गैप सर्टिफिकेट तो देना ही होता है साथ में। अब यदि आपने उच्च डिग्री कोई भी प्राप्त कर ली हो, चाहे आप रेगुलर पीएचडी कर रहे हो या फिर आप नेट आपने किया हुआ है, जीआरएफ किया हुआ है, तो ये भी आप जुड़वा सकते हो अभी नेट सेट, ठीक है, वो आप यहाँ पर ऐड करवा सकते हो अगर आपने पहले नहीं भी भरा है तो, क्योंकि उच्च शिक्षा के लिए आपको ये ऐड करवाना पड़ जाता है बाद में, इसलिए आप उसको अब डीवी में करवा सकते हो। एक बात और, अगर आप पहले विवाहित थे, पहले अविवाहित थे, ठीक है, पहले आप अविवाहित थे, यानी फॉर्म भरने से पहले, फॉर्म भरने से पहले, फॉर्म भरने से पहले आप अविवाहित थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में, भाई आप प्रेजेंट में क्या हो चुके हो, विवाहित, प्रेजेंट में आप क्या हो चुके हो, विवाहित, तो आपको क्या करना होगा, आपको एक शपथ पत्र देना है। कौन सा वाला, विवाहित वाला जो मैंने आपको बताया था। उस शपथ पत्र में आपको लिखवाना है कि मेरा विवाह इस तारीख को हुआ है और मैं विवाहित हूँ, मैंने विवाह के समय दहेज नहीं लिया है, मैं 2 से अधिक संतान पैदा नहीं करूँगा, और मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म भरने से पूर्व अविवाहित था, लेकिन वर्तमान में मैं विवाहित हूँ। और ये चीज़ें आपको लिखाने के साथ साथ में आपको विवाह पंजीयन देना जरूरी होता है। जो विवाह प्रमाण पत्र होता है वो आपको देना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि आप विवाह पंजीकरण के बिना ये प्रमाणित नहीं हो सकता कि आप विवाहित हो या अविवाहित हो, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी है, और इसके लिए आप अगर जिन साथियों का विवाह पंजीकरण बन चुका है वही विवाहित शो करना वहाँ पर, अन्यथा मत करना, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब यदि किसी साथी, ऐसा भी हो सकता है कुछ साथी जिनकी 10वीं की मार्कशीट में भी मिस्टेक है, ठीक है, भाई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, और तो क्या होगी, खैर स्पेलिंग मिस्टेक है, और 12वीं की में भी है, एमए की में भी है,
3 बार मिस्टेक हो गई। स्पेस की प्रॉब्लम है, भाई स्पेस नहीं है, और कुछ डॉक्यूमेंटों में स्पेस है, किसी में स्पेस नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको एक ही शपथ पत्र भरवाना है, एक ही शपथ पत्र, अलग अलग नहीं चाहिए आपको। उसी के अंदर मेंशन होता है नंबर 1 पॉइंट पर 10वीं में ये मिस्टेक थी, भाई उसमें मिस्टेक में ये लिखवाना है कि पहले नाम क्या था मेरा, या फिर अन्य दस्तावेजों में पहले मेरा नाम था ये, जैसे किसी का नाम इंग्लिश में लिख देता हूं, ठीक है, सूरज कुमार। अब बाद में कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट हैं जिसके अंदर आपका ये स्पेस ही हटा दिया, एक साथ ही लिख दिया। अब ये स्पेस वाली जो समस्या है ना, इसको आपको एफिडेविट पे लिखवाना पड़ता है, ठीक है। और पहले जो था अब क्या है वो लिखवाना है। अब सेम जैसे आपकी 10वीं में भी दिक्कत है तो 1 नंबर इस पे लिखवाना है, दूसरा नंबर इस पे लिखवाना है, और भी कोई यदि मिस्टेक हो तो तीसरे नंबर पे लिखवाना है। अगर और भी ज़्यादा हो तो आगे 4-5 से नंबर आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आपकी कोई मिस्टेक ही नहीं है तो आप एफिडेविट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपको काम करना है। इसके बाद आगे की जो क्या प्रक्रिया रहती है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ शॉर्ट में। आगे जो आपकी प्रक्रिया रहेगी, डीवी के बाद फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। फाइनल रिजल्ट आने में लगभग 1 से 1.5 महीने का भी समय लग सकता है, ठीक है, कम का भी लग सकता है, डिपेंड करता है एज ए गवर्नमेंट। फाइनल रिजल्ट के बाद में आगे आपका आता है काउंसलिंग। आपकी काउंसलिंग होती है, ठीक है, काउंसलिंग होती है जो किसकी होती है, काउंसलिंग फाइनल रिजल्ट के बाद, फाइनल रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होगी, और उस काउंसलिंग में आपको स्कूल अलॉटमेंट होगी, ठीक है, स्कूल मिलेगी। काउंसलिंग के समय आपको स्कूल मिलेगी, और स्कूल मिलने के लिए भी आपको क्या करना होगा काउंसलिंग में। अगर कोई जैसे विधवा महिला है, इस डॉक्यूमेंटों में मैंने नहीं बताया लेकिन मैं बता देता हूं यहाँ पर साइड में, जो विधवा महिला है उनके लिए क्या चाहिए यहाँ पर, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र मस्ट, विधवा है तो, और यदि तलाकशुदा है तो उसके लिए डिक्री मस्ट, ठीक है। ये सारे मस्ट है यहाँ पर, ये विधवा के लिए था और ये डिवोर्स कैटेगरी के लिए था, ठीक है, डिक्री और उसका पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर डीवी के बाद आपको फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, फिर काउंसलिंग होगी, स्कूल मिलेगी आपको। अब स्कूल जगह से मिलेगी, उसमें भी आपको क्या होगा, यहाँ पर वरीयता का निर्धारण होता है। वरीयता का मतलब पहले सबसे पहले स्कूल चूज करने का मौका किसको मिलेगा, विधवा महिलाओं को, डिवोर्स महिलाओं को, और उसके बाद यदि कोई एक्स सर्विसमैन है उनको भी मिलता है, लेकिन उससे पहले महिलाओं को मिलता है। यानी मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, स्कूल किस प्रकार से मिलती है, स्कूल अलॉटमेंट प्रक्रिया, ठीक है, प्रोसेसिंग। देखिए यहां पर आपको एक वो देनी होती है, उस यहां पर जिसको बोलते हैं प्रतिवेदन, या फिर जिसे परिवेदना, सही नाम उसका है परिवेदना। ये देने पर, परिवेदना देने पर आपको स्कूल पास की मिलती है, भाई इच्छित स्कूल मिल जाती है परिवेदना देने पर। अब ये किस प्रकार से दी जाती है और कौन कौन इसके लिए पात्र होता है। सबसे पहले नंबर पर आती है विधवा महिला, ठीक है, विधवा महिला, इनके लिए परिवेदना देनी होती है, या फिर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी वैलिड है। दूसरा, तलाकशुदा के लिए वरीयता होती है। अब चाहे इनकी विधवा महिला, तलाकशुदा महिला की रैंक चाहे कितनी भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, इनको पहले वरीयता दी जाती है। आप आपके हिसाब से पहले आप स्कूल चूज कर लें। लेकिन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए जरूरी नहीं है कि आपकी जो काउंसलिंग हो वो ऑफलाइन हो, क्योंकि अब जितनी भी डीपीसी हो रही है, चाहे वो
पीटीआई की भर्ती हो, पीटीआई वाले डीपीसी हो, चाहे लेक्चरारों की सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड की जो डीपीसी हुई है अभी 11-12 हज़ारों की उसकी हो, चाहे वाइस प्रिंसिपल की डीपीसी हो, चाहे प्रिंसिपल की डीपीसी हो, ठीक है, चाहे अब थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड की डीपीसी हो, उन सभी में ऑनलाइन होता है काम। तो उम्मीद है कि आपकी काउंसलिंग भी ऑनलाइन ही कराई जाएगी। ऑनलाइन आपके लिए SSMP पोर्टल होता है, उसके अंदर ये आपकी काउंसलिंग होती है। उसके अंदर ऑटोमेटिक वहाँ पर स्कूल शो होती है, उसको आपको भरना होता है। वो सारी चीज़ प्रक्रिया अगर ऑफलाइन होती है तो भी बता दी जाएगी आपको, और ऑनलाइन होगी तो भी आपको डिटेल से मैं बता दूंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहना है आपको इस चीज़ के लिए। देखो, स्कूल मिलने में सबसे पहले किसको मिलती है स्कूल? विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को और एकल महिलाओं को, ठीक है। एकल महिला कौन सी होती है? अनमैरिड। जो अनमैरिड महिला है उनको यहाँ पर मिलती है, लेकिन ये कब मिलती है उनको? जब वो परिवेदना देंगी। परिवेदना नहीं देने पर इनका फायदा नहीं मिलेगा। और परिवेदना कैसे दी जाती है उसका एफिडेविट पूरा फॉर्मेट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डाल दूंगा। ये सारे फॉर्मेट जितने भी शपथ पत्रों के वो है फॉर्मेट, ये 1-2 तारीख को यदि आरपीएससी बीकानेर निदेशालय डालता है तो ठीक है, अन्यथा मैं खुद अपने हिसाब से जो जैसे बनते हैं अब तक आरपीएससी ने जैसे बनवाए हैं वैसे आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहना इस चीज़ के लिए कि आगे क्या नहीं हो, कैसे बनाने हैं, कैसे नहीं करने, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर अगर आपको वरीयता मिलेगी, एकल महिला होगी। अब यहाँ पर महिलाओं को मिलती है, ठीक है, महिलाओं को। अब ये ऑल कैटेगरी की महिलाएं, ध्यान रखना, ऑल कैटेगरी। इसमें भी ऐसा नहीं है कि SC ST OBC इनको पहले मिलती हो, ऐसा कुछ नहीं है, सबको सेम मिलता है। हाँ, एकल महिलाओं को पहले वरीयता मिलती है स्कूल चूज करने में, फिर महिलाओं को मिलती है। अब महिलाओं के साथ साथ में आगे जो है कि एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर वरीयता मिलती है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन, ठीक है, एक्स सर्विसमैन। अच्छा, डबल हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। 6 नंबर पर अगर हम बात करें तो पति पत्नी दोनों गवर्नमेंट जॉब में, पति पत्नी दोनों क्या होनी चाहिए? गवर्नमेंट जॉब में। यहां पर पति और पत्नी दोनों यदि गवर्नमेंट जॉब में है तो उनको भी परिवेदना देनी होती है ताकि उनको एक ही जिले में पदस्थापन हो सके। फर्स्ट ग्रेड के लिए जो आपकी स्कूल अलॉटमेंट होती है पूरे राजस्थान में कोई सी भी कहीं पर भी आपकी हो सकती है। सेकंड ग्रेड की मंडल वाइज होती है, थर्ड ग्रेड की डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है, और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में आपको पता है इनके ट्रांसफ़र कभी भी हो सकते हैं, जब भी गवर्नमेंट हर 2 साल में ट्रांसफ़र इनके होते रहते हैं। तो अगर आपको दूर भी मिल जाए तो भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ट्रांसफ़र कभी भी आपके पॉसिबल है। थर्ड ग्रेड में दिक्कत आती है, उनके वहाँ पर नहीं हो पाते हैं तो उनकी समस्या रहती है। बाकी इनको पहले वरीयता मिलती है स्कूल को चूज करने में। उसके बाद आगे जो चूज का आगे होता है लास्ट में समस्त पुरुष वर्ग, ठीक है, पुरुष वर्ग को सबसे लास्ट में दी जाती है। अब चाहे उसकी इस पुरुष वर्ग की रैंक चाहे पहली ही रैंक क्यों ना हो, इस पुरुष वर्ग की रैंक यदि पहली भी रैंक होती है और उससे पहले जो वरीयता मिलेगी वो इनको तो मिलेगी। मतलब इस विधवा महिला की चाहे 300 रैंक हो, अब पोस्ट का भी पता नहीं मुझे कितनी, क्या हर एक विषय के अलग अलग है, तो चलो कम ही लगा लेता हूँ, 100 ही लगा लेता हूँ। इस विधवा महिला की या एकल महिला की अगर रैंक 100 भी है ना तो भी वो पहले नंबर पे जाएगी, और पुरुष वर्ग की चाहे रैंक पहली हो ना तभी भी वो बहुत लेट जाएगा। ये होती है परिवेदना का फायदा। यानी पहले क्या था, जैसे कोई भी महिला हो, अब स्वाभाविक सी भी बात है कि कोई भी अगर एकल महिला अदर ऐसे स्टेट में, ऐसे ज़िले में नौकरी करती हो जहाँ पर रहने की भी स्थितियाँ थोड़ी अनुकूल नहीं है,
तो वहाँ पर नौकरी करना काफ़ी कठिन हो जाता है। ठीक है, और इसलिए परिवेदना आप ज़रूर से ज़रूर बनाएं। परिवेदना के बिना आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। परिवेदना देने के बाद ये प्रक्रिया आपको स्कूल अलॉटमेंट की हो जाएगी। स्कूल अलॉटमेंट होने के बाद में सीधा आपका ज्वाइनिंग आदेश आएगा, जो कि बीकानेर निदेशालय की साइट पर मिलेगा, और वहाँ नहीं मिलेगा तो आपको निश्चित रूप से टेलीग्राम ग्रुप पे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। वहाँ तो आपको 100% मिलेगा। ठीक है, लेकिन डलने के बाद ही मिलेगा भाई। आरपीसी साइट पे जब डलेगा तो ही मिलेगा, ऐसे तो कैसे पॉसिबल होगा। ठीक है, ये मिलने के बाद फिर आप स्कूल में ज्वाइन करें, और ज्वाइनिंग के समय भी आपको पूरे डॉक्यूमेंट ऐसे कैसे बनाने हैं, वो सेट आपको ऐसे कैसे लेकर के जाना है, इसलिए आप इनके कम से कम 3 सेट रेडी कर लें सारे डॉक्यूमेंटों के। स्कूटनी फॉर्म की तो करना ही होता है, साथ में सारे डॉक्यूमेंटों के। हाँ, शपथ पत्रों के मत करना। शपथ पत्रों के एक बार ही आपको स्क्रूटनी फॉर्म में भी 2 के लिए कहा गया है, दो फोटोकॉपी के लिए, लेकिन शपथ पत्र सिर्फ एक ही कॉपी चाहिए। शपथ पत्र ये नहीं है कि 10 बनवा ले, 5 जरूरत है और 5 की जगह और 5 और बनवा ले, ऐसा नहीं। 5 आपको ज्वाइनिंग के समय चाहिए, और उनको आप अभी नहीं बनवाए क्योंकि ज्वाइनिंग में टाइम लगता है। अब एक और बचता है, एक होता है मेडिकल और एक होता है आपका पुलिस वेरिफिकेशन। ये आपको कब चाहिए? मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन। देखें, मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन, एक होता है मेडिकल, पुलिस वेरिफिकेशन। अब मेडिकल है, ये ध्यान रखना ज्वाइनिंग ऑर्डर के बाद का चाहिए, ज्वाइनिंग ऑर्डर के बाद का। पुलिस वेरिफिकेशन, ये भी ज्वाइनिंग ऑर्डर के बाद का, ज्वाइनिंग ऑर्डर के बाद। ये ध्यान रखें, पहले कोई नहीं बनाए, बाद लिखा है तो बाद ही आप करेंगे इस काम को। पहले करने पर वैलिड नहीं करते हैं, प्रिंसिपल ज्वाइनिंग नहीं देते हैं, ज्वाइनिंग ही नहीं देते हैं, समस्या ये है। इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रख के काम करें। ज्वाइनिंग आदेश आने से पहले, जैसे आज हमारी काउंसलिंग हो गई, काउंसलिंग डेट के 1 या 2 दिन, या कह सकते हो 4 दिन पहले आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। 250 या 300 रुपये की रिसिप्ट कटती है, ई मित्र से आपको ऑनलाइन करना होता है। और किसी भी आपके 2 व्यक्तियों के आप नाम देते हो, उसमें खुद का भाई और खुद की बहन के अलावा, खुद के मम्मी पापा के अलावा आप किसी का भी दे सकते हो। ठीक है, उनके आधार कार्ड और फोटो वहाँ पर आपको पुलिस थाने में लेकर के जानी होती है, ताकि वो वेरीफाई कर दें आपको। बिल्कुल सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन उसमें समय लगता है लगभग 7 दिन का पुलिस वेरिफिकेशन में। और यदि आपकी अच्छी जानकारी है तो 2 दिन में भी आपका बन जाता है। ठीक है, तो काउंसलिंग डेट से 4 या 5 दिन पहले हम अप्लाई करेंगे, ताकि काउंसलिंग से अब 1 या 2 दिन बाद वो बन करके तैयार हो जाए। काउंसलिंग जिस दिन होगी उसी दिन सेम डे आपका ज्वाइनिंग आदेश डलता है। काउंसलिंग के दिन ही आपके ज्वाइनिंग आदेश डलते हैं, सेम डे। सुबह दिन में आपकी काउंसलिंग हो गई, शाम तक सारे आदेश आपके डल जाएंगे। सबके ऐसे ही होता है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड का अलग होता है, उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो ये रहता है इनका सिस्टम। और ज्वाइनिंग के समय आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है पहले से ही, लेकिन ये महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको आप पूरी जरूर देखें, उसके बाद ही आप डीवी के लिए रेडी हो। फिर भी यदि किसी साथी को समस्या है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप, अभी तक मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं, ये टेलीग्राम ग्रुप है, अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकता है, विक्रम मैथ सर गणित। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, टेलीग्राम। और इस पर आपको जितनी भी पीडीएफ है, शपथ पत्र है, उनके सारे फॉर्मेट आपको मिलेंगे। जब आप ज्वाइनिंग करोगे तो ज्वाइनिंग एप्लीकेशन के फॉर्मेट मिलेंगे आपको। हाँ, कोई साथी पहले से गवर्नमेंट जॉब में है तो उसके लिए एनओसी मस्ट है। कोई साथी पहले से जॉब में है तो उसके लिए एनओसी मस्ट है, ध्यान रखना। ये मैंने उस डॉक्यूमेंटों में शामिल नहीं की थी, यहाँ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एनओसी मस्ट है, ज्वाइनिंग आदेश मस्ट है उनका, तो ये जरूरी होता है। ठीक है साथियों, बाकी सभी साथियों को ऑल द बेस्ट डीवी के लिए, फाइनल उसके लिए। 1 या 2 तारीख को मेरी वापस एक वीडियो आएगी आपके लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए। जैसे भी टाइमिंग डलेगा, शेड्यूल डलेगा, उसके बाद मैं आपको लाइव वीडियो, जिसके अंदर कोशिश रहेगी कि ठीक ठाक नेटवर्क रहे और उस समय आपके जितने भी डाउट्स हैं और भी उस समय क्लियर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।